क्रांति की ये भूमि रही है। तो इसलिए मैं यहाँ आकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और बार बार आपका आभार करने की इच्छा हो रही है। बहरहाल, अगर आजमगढ़ में से गढ़ निकाल दे तो न आजम का मतलब है न गढ़ का मतलब है, और गाजीपुर में से अगर पुर निकाल दे तो न गाजी का मतलब है न पुर का मतलब है। तो हमारी जो बौद्धिक विरासत है, जो सांस्कृतिक है, जो तहजीब एक रही है सांप्रदायिक सद्भाव की, उसका एक प्रतीक भी है शहर ये आजमगढ़ और गाजीपुर और अलीगढ़ तमाम। कुछ खास लोग पता नहीं क्यों लगता है कि तकरीबन 2000 साल बाद वो शासन में आए हैं, तो बार बार हमें मनुस्मृति का ट्रेलर दिखलाते हैं और कभी किसी से मेरिट का सर्टिफिकेट मांगते हैं, कभी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जब भी आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाए, एक बार पलटकर आप भी सर्टिफिकेट मांग ही लेना कम से कम। इस मुल्क को आजाद करने में आपकी क्या भूमिका थी, इस देश को यहां ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आपकी क्या भूमिका रही है, जरा अपनी काबिलियत का सर्टिफिकेट भी हमें भी दिखाइए। तो एक बार मांग ही लेना पलट। खास तौर से पिछले 4 साल में जो हालात बने हैं इस पूरे मुल्क में, एक खास तौर से एक डर का माहौल है और कहें तो अघोषित आपातकाल है। कोई संस्था सुरक्षित नहीं है कि जो लोग ये शासन चला रहे हैं, जो संस्थाएं चला रहे हैं, शायद उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि भारत एक बहुलतावादी देश रहा है। इसमें हजारों साल से विभिन्न जातियां, समुदाय, धर्म, संप्रदाय एक साथ को एग्जिस्ट करते रहे। बहरहाल, आज का जो विषय है कि वैकल्पिक राजनीति की संभावनाएं और वाम बहुजन वैचारिकी अपने आप में इतना व्यापक विषय है कि मुझे लगता है कि इस पे 2 दिन का सेमिनार हो तो कम ही पड़ेगा। कि वैकल्पिक राजनीति अपने आप में एक सब्जेक्ट है और वाम और बहुजन 3 सब्जेक्ट को आयोजकों ने एक साथ मिलाया है और मुझे कहा गया है कि इसमें मैं अपनी बात रखूं। तो क्षमा याचना के साथ मेरे से कुछ अगर गलतियां होंगी तो आप उसको नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि आजकल देश में मन की बात बहुत चल रहा है और मैं मन की बात नहीं काम की बात करता हूं, तो काम की बात थोड़ी कड़वी भी हो सकती है। इसलिए खुले दिल और दिमाग से, क्योंकि ये बौद्धिकों की सभा है, तो हम लोग को राय मशवरा विचार करना चाहिए कि आखिर वो चुनौतियां क्या है और उसका समाधान कहां से निकलेगा। एक प्रस्तावना तो मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से ये रखना चाहता हूं कि दुनिया के इतिहास में अभी और आगे भी वैकल्पिक राजनीति की संभावना हर समय बनी रहेगी, यह तथ्य। क्योंकि मानव जो जाति है वो सोचता है, और जहां लोग सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सवाल खड़े करेंगे, वहां विकल्प तो हर समय उसकी संभावना बनी रहती है। तो इसलिए ये क्लैरिटी हमें रहना चाहिए। समझौते होते हैं राजनीति में, समाज में, घर में, परिवार में, हर जगह समझौते होते हैं। जो दूसरा पार्ट है आज के इस व्याख्यान का, वो वाम बहुजन वैचारिकी है, बड़ा गंभीर है। तो मैं उसी पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करूंगा कि आखिर वाम और बहुजन वैचारिकी क्या है, उसके क्या समानताएं हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब बातें पे हम केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है वामपंथ से हम सब परिचित हैं और देश में एक लंबा इतिहास रहा है। वामपंथ की भी कई धाराएं रही हैं
और बहुजन राजनीति एक नया आंदोलन है जिसकी बुनियाद डॉक्टर अंबेडकर से आप रख सकते हैं, और बाद में काशीराम जी, मंडल कमीशन, तमाम जो है इसी आंदोलन, उसी धारा की कड़ी है। विभिन्न रूपों में कर्पूरी ठाकुर रहे, वो तमाम ऐसे लोग रहे। साथियों, मुझे लगता है कि जब हम वाम बहुजन वैचारिकी की बात करते हैं तो इसके केंद्र बिंदु में जो सबसे एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, जो एक नायक है, कई नायक है, पूरी परंपरा है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण नायक है वो है डॉक्टर अंबेडकर। और डॉक्टर अंबेडकर ये कोई व्यक्ति नहीं है। अगर आप उनको पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उनके बौद्धिक जो विरासत है वो आती है गौतम बुद्ध से, कबीर से, रविदास से। राजनीतिक विरासत आ रही है महात्मा फूले से, बाबा फूले से आ रही है विरासत। तो इसलिए जब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं तो वो पूरी एक परंपरा, एक वैकल्पिक सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन की परंपरा है, उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। वो अपने आप में एक विचारधारा है, और बाद में उनको जो कैरी किया गया उनकी विचारधारा को, चाहे मंडल कमीशन हो, चाहे काशीराम जी हो, और तमाम जो लोग वैकल्पिक राजनीति की जिन लोगों ने बुनियाद रखी, मुझे लगता है कि उन सब का जो बीज है, जो गर्व है, वो संविधान ही, और संविधान से ही निकलकर आखिरकार मंडल कमीशन बना। आप देखेंगे कि जो 342 आर्टिकल है, 342वां अनुच्छेद, उसमें सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़ों के आरक्षण की वकालत की थी। और यह कारण नहीं था कि जब उन्होंने मंत्रालय से रिजाइन किया था तो महिला प्रश्न पर और ओबीसी के आरक्षण में सरकार बहुत धीमी गति से चल रही है। दो प्रमुख कारण थे उनके रिजिग्नेशन का, जब उन्होंने मंत्रालय छोड़ा था। तो इसलिए मैं मानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर और वाम विचार और बहुजन विचार के केंद्र बिंदु में अगर रख के पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि समझने में सहूलियत होगी। डॉक्टर अंबेडकर को अभी तक मुझे लगता है कि ठीक से पढ़ा नहीं गया है। कुछ लोगों ने पढ़ा जरूर है, लेकिन वो बहुत सारे सेमिनार्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और एकेडमिक रीडिंग ज्यादा हुआ है, और वो आर्टिकल्स लिखे गए हैं और तमाम सेमिनार में पढ़े गए हैं। लेकिन एक वाम बहुजन वैचारिकी के दृष्टिकोण से डॉक्टर अंबेडकर को जितना पढ़ना चाहिए था, मुझे लगता है कि वो पढ़ाई नहीं हुई। इसलिए ये पूरे मजदूर और किसान पे डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे, और वामपंथ मूवमेंट ने कैसे डॉक्टर अंबेडकर को समझने में कोताही बरती है, मैं इसी बिंदु पे अपनी बात कंसंट्रेट करने की कोशिश करूंगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत में चाहे कहीं भी एक इंसान होता है, उसकी कई पहचान होती है, वो मल्टी आइडेंटिटी कैरी करता है। और भारत में इन पहचानों में एक सबसे महत्वपूर्ण जो पहचान है, वो पहचान है जाति का पहचान, कि वो गर्भधारण से लेकर और आदमी के मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी उसकी जातीय पहचान खत्म नहीं होती। कहते हैं कि ये जाति है कि जाति नहीं। इसके खिलाफ 2500 साल से भारत में एक युद्ध चल रहा है, लेकिन ये जाति है कि गई नहीं। इसका समाधान क्या होगा, हम सबको सोचने की जरूरत है। जाति जन्मना है और वर्ग कर्मणा है। जाति जन्म से निर्धारित होता है, वर्ग काम से निर्धारित होता है। एक गरीब व्यक्ति वो अमीर बन सकता है, एक अमीर गरीब बन सकता है, लेकिन भारत में जिस जाति में जन्म होता है वो जाति नहीं बदलती। यह कारण नहीं है कि बाबू जगजीवन राम जब आए थे बीएचयू में तो वहां धुलाया गया था क्या मूर्ति, और यह कारण नहीं है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, अभी अखबार में हमने पढ़ा था कि मंदिर में गए थे कहीं पुरी में, और एक वहां पे ब्रह्मा जी के मंदिर में तो सीढ़ी पे ही बैठ गए थे एक जगह, और एक जगह तो उनको धक्का ही दिया गया था। तो आखिर क्या है, ये अपने आप में समझने का विषय है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि एक यथार्थ जाति का भी यथार्थ है,
एक वर्ग का भी यथार्थ है, जाति का भी यथार्थ है। जब भी हम बहुजन राजनीति की बात करते हैं तो जाहिर है बरबस हमको वामपंथ याद आता ही है। और इसका कारण यह है कि वामपंथ वर्ग संघर्ष की बात करता है, क्रांति की बात करता है, लेकिन वो पूंजीवाद के खिलाफ है। लेकिन जब हम बहुजन राजनीति की बात करते हैं तो उसमें वर्ग संघर्ष के अवयव तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ उसमें जनौवाद के खिलाफ भी लड़ाई है। कि जब हम जनौवाद कहते हैं तो उसका एक खास संदर्भ है। भारत का समाज द्विज और गैर द्विज में बटा रहा है और वो धागा ही है, वो सिर्फ धागा नहीं, जनेऊ नहीं है, वो दो सांस्कृतिक, दो सामाजिक, दो आर्थिक, दो राजनीतिक धाराओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह हमें समझना होगा। साथियों, ये अंतर्विरोध है एक तरह का, जो हमको वाम बहुजन वैचारिकी में समझना पड़ेगा। वामपंथ की शुरुआत उसी समय से होती है भारत में जब आरएसएस का जन्म हुआ है 1920 के दशक से। और वामपंथ में एक सैद्धांतिक द्वंद्व यह रहा है जाति के प्रश्न को लेकर और महिला के प्रश्न को लेकर। यह द्वंद्व आज तक जारी है। उनकी नजर में क्लास कॉन्ट्रडिक्शन, वर्ग का जो अंतर्विरोध है वो प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन है, और जाति और लिंग का जो अंतर्विरोध है वो सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन है। मुझे लगता है कि ये सब्जेक्टिव है, सापेक्ष होता है। एक महिला से अगर पूछेंगे, जिस तरीके से हमारे कथित महान भारत में आजकल लड़के रेप, बलात्कार और लड़कियों का नंगा वीडियो बनाकर और वायरल किया जा रहा है, तो एक महिला से पूछेंगे कि उनके प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, तो उनके प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन, उनके प्राथमिक अंतर्विरोध जाहिर है वो अलग होंगे। जिस तरह से गाय के नाम पे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, एक डर का माहौल है, तो उनके लिए प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शंस कुछ और हो सकते हैं। तो फिलहाल इन इश्यूज को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथियों, मैंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने की कोशिश की कि आखिर चाहे वो बहुजन पंथी हो, चाहे दलित पंथी हो, चाहे दक्षिण पंथी हो, चाहे वामपंथी हो, वर्ग और जाति की अवधारणा के संदर्भ में मुझे लगता है कि अंबेडकर को ठीक से पढ़ा नहीं गया, और इसीलिए उन्होंने 1943 में दिल्ली में एक कामगार यूनियन की सभा थी, अखिल भारतीय कामगार यूनियन, उसमें उन्होंने एक भाषण दिया था। वो 8 से 17 सितंबर था और वैलिडेटरी स्पीच था उनका, अध्यक्षीय भाषण, प्रोग्राम खत्म होने पर। और चूंकि मजदूरों के बीच वो भाषण था, इसलिए मुझे ये बात आपसे साझा करने में खुशी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अंबेडकर को एक बुर्जुआ नेता कह के खारिज करने की लगातार कोशिश की। और आप देखेंगे, मैं कुछ उनके शब्द आपके सामने में रखूंगा और आपको तय करना है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर की बात उस समय मान ली गई रहती, समझ ली गई रहती, चाहे पिछड़ा वर्ग की राजनीति का प्रश्न हो, चाहे मजदूर वर्ग का प्रश्न हो, तो ये भारत आज अपने समय से 100 साल आगे रहता और ये विश्व शक्ति बन चुका होता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा उस भाषण में कि दुनिया में जो संसदीय लोकतंत्र है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जो कथित प्रजातंत्र है, कथित इसलिए कह रहा हूं, खास तौर से भारत में जो डेमोक्रेसी है वो अर्ध हाफ डेमोक्रेसी है। अभी डेमोक्रेसी आया नहीं, हम लोग सिर्फ वोट देने का अधिकार मिला है, और ये मोटा मोटी एक फ्यूडलाइज्ड डेमोक्रेसी है भारत में। तो हम लोग अभी उसके मैच्योरिटी की ओर जाने के लिए अग्रसर हैं, और इसमें खास बात ये हुई है कि हम लोगों ने वोट देने की आदत डाल ली है। कि जब हम वोट नहीं देना जानते थे तो हमें बरगला के लोग कहता था वोट दे क्या करोगे, जाओ ना काम करो, दिन खराब हो जाएगा। मेरे वोट कोई और लोग दे लेते थे। जब वोट देने की चेतना आई तो बूथ कैप्चरिंग शुरू हो गया।
और जब हम लोग डटे कि नहीं अपना वोट देंगे, तो ईवीएम का खेल शुरू हो गया, ईवीएम का हेराफेरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल चुनाव था, पता लगा कि इलेक्शन कमीशन ने वो ईवीएम मशीन पहुंचाया ही नहीं था और इलेक्शन हो गया। तो ये वोट की ताकत हमने पहचानी है। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी उपलब्धि 21वीं सदी की मैं मानता हूं कि हम लोग कम से कम वोट देने निकल रहे हैं। और आपसे आग्रह भी करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को यह बात कहा था कि हम द्वंद्व के युग में प्रवेश कर रहे हैं। सामाजिक आर्थिक विषमता से भरा यह समाज है। राजनीतिक स्वतंत्रता तो है कि एक व्यक्ति एक वोट, टाटा का भी एक वोट, हमारे गांव का मंगरू चाचा का भी एक वोट। तो इस वोट से अब राजा अपनी मां के पेट से नहीं, बैलेट बॉक्स से निकलेगा। आप तय करना है, आपको तय करना है कि आपका राजा कौन होगा और किस एजेंडे पर वो काम करेगा। बहुत लोग बरगलाते भी हैं, सेवक सेवक कह के जो है आपका वोट झिटक लेते हैं, और सेवक की जो कोट सूट होते हैं वो 10-10 लाख के होते हैं। ऐसे सेवक हैं हमारे देश में। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकशाही, ये खूनी संघर्ष के बाद प्राप्त किया गया है। और यह माना गया था कि इसमें समानता और आजादी होगी। लेकिन बहुत जल्दी ही इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के खिलाफ पूरे दुनिया भर में, दुनिया के कई देशों में विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि तानाशाही वाले अगर देश विरोध करते तो एक बात होती, लेकिन वैसे देशों में भी इसका विरोध हो रहा है जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आ गया है, संसदीय लोकतंत्र आ गया है। तो इसका क्या कारण है विरोध हो रहा है? तो उस भाषण में 1943 में वो कह रहे हैं कि संसदीय लोकशाही, संसदीय प्रजातंत्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में, सामाजिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा है। हम भी आकलन कर सकते हैं कि 70 साल आजादी के हो गए, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि 5 घराने जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनेंगे और 40% आवाम जो है गरीबी रेखा के नीचे रहेगी, करोड़ों लोग जो है आसमान को छत बना के सोएंगे। इस संविधान बनाने वालों की मंशा ये नहीं थी। इसलिए प्रियम्बल में लिखा हुआ है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। इस देश के हुक्मरानों से यह सवाल पूछने का वक्त आ गया है कि समता आई क्या, बंधुता आया, स्वतंत्रता मिली? नहीं, अभी भी डंडे पर रहे कहीं। अब मोटा मोटी जो बहुजन राजनीति के नाम पे जो आरक्षण मिला था थोड़ा बहुत, वो भी आरक्षण धीरे धीरे निजीकरण के द्वारा जा रहा है। आरक्षण तो हो गया खत्म, ऑलमोस्ट खत्म। तो जो ये सवाल इस घड़ी हमें ये पूछना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म होने में, उसको फेल होने में, या तो विचारधारा फेल हो गया है या संसदीय लोकतंत्र फेल हो गया है, या दोनों फेल हो गया है। और उसके कारण में वो जो गिनाते हैं, जो मुझे लगता है आज भी प्रासंगिक है। हम किसी महान व्यक्ति को, लोहिया को, डॉक्टर अंबेडकर को, फूले को क्यों पढ़ते हैं, क्यों याद करते हैं? क्योंकि आज के संदर्भ में उनके विचारों को हमें समझना होता है कि अभी जो हमारे लोकशाही की जो स्थिति है, जो हालत है, डॉक्टर अंबेडकर होते अभी तो अभी क्या कहते हैं, इसलिए उनको पढ़ना जरूरी है। इन्होंने कहा कि इस संसदीय लोकशाही ने कभी भी आर्थिक असमानता की ओर ध्यान नहीं दिया, आर्थिक असमानता की ओर ध्यान नहीं दिया, और यह विचार नहीं किया कि जो करार हम लोग करते हैं नेता और अपने बीच वोट देकर, कि कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि करार करने वाले पक्षों की आजादी के वो क्या परिणाम होंगे जब दोनों पक्ष असमान हो, अमीर और गरीब हो, तो बड़ा और छोटा हो। तो हमने वोट तो दे दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या होंगे, इस बात पे इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ने कभी इसमें
बहस नहीं की, कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि हर समय बलशाली, ताकतवर और सशक्त व्यक्ति को यह अधिकार मिला कि वो कमजोर व्यक्ति को धोखा दे सकता है। वोट ले लिया, वोट हमारा और राज कॉर्पोरेट का, वोट हमारा और राज जो है अडानी, अंबानी और बिरला का, टाटा का। कभी इस ओर उसने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने आर्थिक विषमताओं को बढ़ाया। आज के संदर्भ में इस बात को फिर देखने की जरूरत है। वो कहते हैं बार बार कि जहां पे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं है, वहां पे राजनीतिक लोकतंत्र सफल ही नहीं हो सकता है। बार बार वो कहते हैं उसी भाषण में कि जातियां राष्ट्र विरोधी होती है, वो 1949 वाले भाषण में, कि जातियां राष्ट्र विरोधी होती। अभी SC/ST जो एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने डॉक्टर अंबेडकर के आधा भाषण को कोट किया है, पूरा भाषण नहीं कोट किया। तो जातियां अगर राष्ट्र विरोधी होती हैं, तो जातियों को खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जातियों को खत्म करने की जिम्मेदारी इस देश के हुक्मरानों की थी। सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था कि 70 साल में जातियां खत्म क्यों नहीं हुई? क्या आपने अपने निजी जीवन में जातियां खत्म की? क्या जो पार्लियामेंट में देश के हुक्मरान बैठे हुए हैं, उन्होंने जाति खत्म करने का प्रयास किया? ये उनको बताना चाहिए था कि जाति हम अगर चाहेंगे, आप चाहेंगे, तो कैसे जाति खत्म होगी? जाति तो तभी खत्म होगी कि जिसने बनाया है इसको, उसके उन्मूलन का कार्यक्रम वो शुरू होगा, तब जाति खत्म होगा। जो सत्ता के संसाधन के शीर्ष पे बैठे हुए हैं, वो जब खत्म करेंगे तब होगा। इसका उदाहरण दे रहा हूं। अगर मैं इंटरव्यू में जा रहा हूं, मैं जाति नहीं मानता, मैं डिकास्ट हो गया, मैं नहीं मानता, लेकिन इंटरव्यू मोड में जो बैठे होते हैं लोग, वो तो जाति जानते हैं, वो तो हमारी जाति भी जानते हैं और उनकी जाति भी जानते हैं, अपनी जाति भी जानते हैं। और ज्यादातर आप देखेंगे, मैं 21 वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा चुका, ज्यादातर जो इंटरव्यू मोड में बैठे रहते हैं, अपने माथे में जनेऊ लपेट के बैठे रहते हैं। उनको कितना मार्क देना है, किसको काटना है, वो सब इनके यहां फिट होता है। इसलिए आइए दिल्ली विश्वविद्यालय में दिखाते हैं, स्कूल का टेक्स्ट बुक लिख के प्रिंसिपल बनता है, अखबार में लिख के प्रोफेसर बन जा रहा है, और हम जैसे लोग जो 7-7 किताब लिख के, दर्जनों आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल लिख के, हम लोग के नंबर ही काट लिए जाते हैं। तो पहले अंगूठा कटता था और अंगूठा नहीं, अब नंबर मार्क्स करते हैं। सो विश्वविद्यालय जो है वो द्रोण के अड्डे हैं, खूंखार अड्डे हैं, जहां पे दलित, बहुजन, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों और संख्यकों के हितों की रक्षा होती है। क्योंकि जाति तो किसी गरीब ब्राह्मण ने बनाई नहीं। जातियां किसने बनाई? जातियां बनाई पढ़े लिखे सिद्धांतकार ब्राह्मणों ने बनाई। इसलिए जहां पढ़े लिखे वहां जाके देखेंगे महीन काटता है, महीन, आपको पता नहीं लगेगा, प्यार से गले मिलेगा, साथ में समोसा खाएगा, चाय पिएगा, लस्सी पिएगा, पूछेगा लक्ष्मण बाबू कैसे हैं, सौरभ बाबू कैसे हैं, चलिए खाना खाते हैं, लेकिन प्यार से गला काट लेगा, नौकरी में रखेगा ही। ऐसे काम करता है ये जाति। साथियों, तो इसीलिए जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं है, तब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फेल ही होगा। क्योंकि बात तो डेमोक्रेसी में हम सब समान है, लेकिन समानता कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसमें चर्चा नहीं। हम सब भारत के लोग, बार बार हम भारत के लोग, लेकिन वो असमानता कैसे दूर होगी, इसके बारे में ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी काम नहीं करती। दूसरी बात जो कह रहे हैं, 10 मिनट और सर 10 मिनट, उस संगठन में बात कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो पूरा जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि ये दो वर्ग में विभाजित रहता है, एक शासक वर्ग और एक शासित वर्ग। शासक वर्ग जो है वो सदैव शासक वर्ग से ही आता है। वो अधिकार तो दे दिए, लेकिन अब ज्यादा क्या कहना, आप समझदार लोग हैं,
बहुत ज्यादा इस हालात में अभी जो हालात है उसे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कह रहे हैं कि शासक जो है शासक वर्ग से ही आता है और शासित वर्ग जो है हमेशा शासित ही रहता है। नंबर 2 कि जब वो सरकार बन जाती है, जब आपसे वोट ले लिया जाता है और सरकार बन जाती है, तो हम लोग जो शासित लोग हैं वो सरकार को स्वयं पर शासन करने के लिए मुक्त छोड़ देते हैं। सरकार बन गई, अब कौन मंत्री बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, हम लोग पूछते नहीं है। उसके बाद सवाल नहीं खड़ा करते कि हमारे नेताजी आए तो हमारे स्कूल में ठीक से पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, हमारे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पानी है कि नहीं, स्वास्थ्य हाइजीनिक कंडीशन है कि नहीं, ये सवाल नहीं पूछते, तो उसको फ्री छोड़ देते हैं। इसीलिए नेता लोग, मंत्री लोग आजकल दौड़ाया रहता है ज्यादा कि आप परुआ हैं डेमोक्रेसी के, आपको डंडा लेकर डेमोक्रेसी की रक्षा आपको करनी है, इसलिए वोट तो देना है, लेकिन वोट देने के साथ सवाल भी लगातार पूछते रहना है कि हमारा बच्चे की नौकरी है, क्या हुआ, गांव में अस्पताल क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं, सवाल कौन पूछेगा। जब आप सवाल वैसे भी कहते हैं कि बच्चा जब रोता नहीं है तो उसको दूध ही नहीं मिलता, तो जब दूध नहीं है उसी तरह आप बोलेंगे नहीं तो सब समझता है कि फील गुड है, ऑल वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसलिए प्रश्न करने की बात ये कह रहे हैं। आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि इस सरकार में लोकप्रिय सरकार का ताना बाना होते हुए भी वास्तव में यह वंशानुगत शासक द्वारा वंशानुगत प्रजा की सरकार है। ये वंशानुगत राजा द्वारा वंशानुगत प्रजा की सरकार है। और ये बार बार ये फोकस बल देके कहते हैं कि यही इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का अनिष्टकारी संगठन है जिसने संसदीय लोकतंत्र को असफल बनाया है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे आजकल बड़ा बड़ा जयंती मनता है ना, बड़े बड़े उनके वैसे राजनीतिक शत्रु भी आजकल मना रहे हैं फूलमाला लेकर कि जिनका वश चले तो अंबेडकर के पूरे साहित्य को दफन कर दे। तो क्या कह रहे हैं, अंबेडकर को भगवान बना दो, पूजो पढ़ो नहीं, पढ़ोगे तो दिमाग आएगा, क्या में आएगा। अब पूजोगे तो भक्ति करोगे, अब भक्ति करोगे तो सवाल नहीं पूछोगे। तो हम लोग कह रहे हैं अंबेडकर को पूजो नहीं, लोहिया को पूजो नहीं, फूले को पूजो नहीं, पढ़ो समझो। जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो लालटेन लेके आपको दिशा दिखाएगा, टॉर्च लेके। तो अपने राजनीतिक शत्रुओं को भी पहचाना है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षित कौन है, शिक्षित वही है जो अपने राजनीतिक शत्रु को पहचानता है, वही शिक्षित है, अन्यथा साक्षर है। तो आपके इर्द गिर्द जो साजिश चल रही है कि डॉक्टर अंबेडकर के मूर्ति में गणेश जी का मुंडी लगा दे रहे हैं, कभी उनका रंग जो है भगवा बना दे रहे हैं मुंह से हटाकर, तो ये इर्द गिर्द जो प्रतीकों की राजनीति हो रही है वो भी समझना पड़ेगा। इतिहास, अपने धरोहर को समझना पड़ेगा। अब आखिर में कहते हैं कि आखिर ये पूरा जो गड़बड़ झाला चल रहा है पूरे राजनीति का, इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल खड़े करते हैं। तो कहते हैं कि गरीब, मजदूर, दलित, बहुजन जितने लोग हैं यही वो लोग हैं जो इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है, यही वो लोग हैं। इसका कारण देख लीजिए क्या क्या कह रहे हैं। कारण कह रहे हैं कि इन वर्गों ने मानव जीवन में आर्थिक तत्व के प्रभाव के प्रति निकट उदासीनता दिखलाई है। सब नियति मान लेते हैं, आपके आसपास आएंगे, घंटी डुला के कथा सुनाएंगे, आप बोले ये तो पिछले जन्म का कर्म है, अभी जो फल भुगत रहो, अच्छा काम करो तो अगले जन्म में अच्छे बनोगे। तो हर समय नियति मान लेता है अपनी गरीबी को, अपनी कमजोरी को, अपने परेशानियों को, इसने उसमें उदासीनता दिखलाई है। इसलिए एक कारण ये है। दूसरा कारण कार्ल मार्क्स को कोट करते हैं। कार्ल मार्क्स को कोट आज के बहुत सारे वामपंथी लोग जिंदगी लगा दिए ये कहने में कि डॉक्टर अंबेडकर बुर्जुआ एजेंट थे,
ब्रिटिश हुकूमत के एजेंट थे। और अभी अगली 2-4 लाइन जो बोलूंगा उससे आप कल्पना कर लेना कि आज किसी मंत्री की उतनी औकात नहीं होगी बोलने की, जब वो लेबर मेंबर होते हुए वो जो बात कर रहे थे ब्रिटिश हुकूमत के सामने। वो कहते हैं, कार्ल मार्क्स को कोट करते हुए, कि मार्क्स ने जो आर्थिक व्याख्या किया था इतिहास का, वो सिर्फ सिद्धांत के रूप में नहीं किया था कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, उस सिद्धांत के रूप में नहीं किया था, वो मजदूर वर्ग को दिशा दिखाने के लिए किया था। क्यों दिशा दिखाने के लिए किया था? ताकि जो मजदूर वर्ग, हम लोग सब अपने आप को उसी वर्ग में मानते हैं, अपने आर्थिक हितों की ओर ध्यान दे सके। लेकिन हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण वो कह रहे हैं कि श्रमिक बहुजन जितना दलित वर्ग है, उसमें महिलाएं भी, उसमें दलित भी, बैकवर्ड भी, इस वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, रूसो के सामाजिक समझौते का सिद्धांत, पोप लियो 13 के इंसाइक्लिकल के विचारों सिद्धांतों और जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के विचारों को पढ़ना चाहिए, उससे अवगत होना चाहिए। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ने की बात कर रहे थे 1943 में, लेबर मिनिस्टर थे, लेबर मेंबर थे। लेकिन क्या किया हम लोगों ने? वो लिखते हैं, बोलते हैं उस भाषण में कि हम लोगों ने कल्पित कहानियां, राजा महाराजाओं की कल्पित कहानियां, देवी देवताओं का इतिहास पढ़ने में, भगवती जागरण करने में, सास भी कभी बहू थी, सीरियल देखने में, और तरह तरह के टीवी पे आजकल कौन पुराण आ रहा है, वो सब पढ़ने में हम लोग टाइम अपना जाया कर देते हैं। अपने इर्द गिर्द अपने दुख की क्या समस्याएं हैं, क्या कारण है, इसके लिए कोई वैज्ञानिक किताब हम नहीं पढ़ते हैं। ये कारण है तीसरा। चौथा कारण, ये आज के संदर्भ में ये बातें हम लोग को समझनी पड़ेगी, और मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं लक्ष्मण, सौरभ और तमाम साथियों। कम से कम आज इतने सारे यहाँ पे आपने इस गांव में, इस स्कूल के प्रांगण में आपने इतने सारे बहुजन और वाम वैचारिकी के आपने लिटरेचर यहाँ पे लोगों को उपलब्ध कराए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र। चौथा जो कारण कहते हैं, तो कह रहे हैं कि इन वर्ग ने, हम सब वर्ग ने, श्रमिकों ने सरकार में अपना वर्चस्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा नहीं की और इस बात की जरूरत नहीं समझते कि अपने हितों की, हमारे हितों की रक्षा के लिए सरकार पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं समझते, खाली वोट दे देते हैं इलेक्शन के दिन, और उसके बाद सरकारें क्या कर रही हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। ये डॉक्टर अंबेडकर के विचार, मैं नहीं कह रहा हूं, आप इस विचार को सुनिए और इस समय उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये कह रहे हैं कि ये जो त्रासदी है, ये जो कहते हैं इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है कि हम वोट देते हैं लेकिन सरकार पर नियंत्रण नहीं करते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। ये इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। आपके घर के सामने का रोड कौन बनाएगा ये आपको पता नहीं होता, आपके स्कूल कौन बनाएंगे आपको पता, कोई सवाल नहीं पूछता। ये है चौथा कारण। फिर वो जब हम वाम राजनीति की बात करते हैं तो जाहिर है ट्रेड यूनियन की, श्रम संघ की भूमिका क्या होती है, इसमें भी हम लोग चर्चा करते हैं। श्रम संघ, ट्रेड यूनियन बॉडीज हम लोग सब चलाते हैं, हर शहर में होते हैं, कामगार लोगों के, हमारे भी है ट्रेड यूनियन, डूटा हमारी है, यहां भी हर जगह। डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से मैं श्रम संगठन का विरोधी नहीं हूं, कहते हैं उनसे बहुत ही उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति होती है, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल होगी कि हम मान लें कि श्रम संगठन जो है कोई रामबाण है, उसमें सब समस्या का समाधान करने के उसमें गुण है, उसमें लक्षण है। अगर ये मान लेते हैं
तो ये दुनिया की सबसे बड़ी भूल होगी। ये कहते हैं कि मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन, शिक्षकों की यूनियन होती है, कर्मचारियों की होती है, सबकी होती है, कितने भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो जाए, लेकिन वो कभी भी इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि वो पूंजीपतियों पे और सरकार पे अपना नियंत्रण करे या उसको सही दिशा से चलाने के लिए उसको प्रेरित करे। ट्रेड यूनियन क्या करता है? हमारा दरमाहा बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ा दो, हमारा घर बना दो, लेकिन कैसे वो नीति कंट्रोल का ये ट्रेड यूनियन के बस में नहीं। कहते हैं कि ये मजदूर संगठन तभी प्रभावशाली होंगे जब श्रमिकों की विश्वसनीय सरकार हो। इसलिए श्रमिकों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने सरकार पे अपने नियंत्रण का लक्ष्य बनाए, सरकार को कंट्रोल करें, सरकार जो भी चलाए लेकिन सरकार को कंट्रोल करें। कि जब तक ये उद्देश्य नहीं होगा मजदूर संगठन का, तब तक वो कितना भी संघर्ष कर ले, न तो पूंजीवाद को कोई नुकसान पहुंचा सकता है और न सरकार को कंट्रोल कर सकता है। इसी भाषण में वो राष्ट्रवाद की भी चर्चा करते हैं कि राष्ट्रवाद और मजदूर संघ, आजकल राष्ट्र बहुत फैशन में है। जिसको देखिए आप एक सवाल कर दीजिए, कुछ नहीं, सवाल खाली कर दीजिए कि हमारे नलका में पानी क्यों नहीं आया, तुरंत बोलेगा देशद्रोही है, तुरंत बोलेगा अरबन नक्सल है। खाली सवाल कर दो तो सब देशद्रोही हो जाता है। पता नहीं कौन लोग, सरकार कोई संस्कार है कि नहीं, कुछ किताब लिखा पढ़ा है कि नहीं। यहाँ सवाल करने की आजमगढ़ ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार, इसके चप्पे चप्पे पे गौतम बुद्ध चल के प्रचार किए होंगे बौद्ध धर्म का, सवाल करना सिखलाया करते होंगे। लेकिन आज कोई सवाल कर लेता है, लेकिन अरबन नक्सल है, बोल रहे देशद्रोही है। तो ऐसी सरकार है जो सवाल करने को भी हतोत्साहित करती है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्रवाद पे कहा कि जो मजदूर वर्ग है वो राष्ट्रीयता के सवाल पे, राष्ट्रवाद के सवाल पर, देश के सवाल पे भ्रमित हो जाते हैं, वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। कुछ भी होगा पाकिस्तान, कुछ भी होगा देश, अरे हमारे बच्चे का स्कूल का, रोजी का, रोजगार का, दवाई का, बात के नाम पर हम लोग अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर देते हैं। जो ऊपर से हल्ला कर रहा है उसको पता है कि सबको हम जो है चुना लगा रहे हैं पब्लिक को, राष्ट्र के नाम पर वो सबको दिग्भ्रमित करता है। कहते हैं आगे कि जिस राष्ट्रवाद की वो बात करते हैं, जिस राष्ट्रीयता की बात वो कर रहे हैं, शायद उन्हें ये पता नहीं होता कि जिसके लिए वो बलिदान कर रहे हैं वो राष्ट्र स्थापित होने के बाद उन्हें कभी भी सामाजिक और आर्थिक सम्मान प्रदान नहीं करेंगे। ये मजदूरों के सभा में कही हुई बात है कि देश और राष्ट्र जिनके बलिदान से पोषित हुआ है, जिन मजदूरों के, जिन श्रमिकों के बलिदान से पोषित हुआ है, एक बार सरकार में और सत्ता में आ जाने के बाद उन्हीं श्रमिकों का, उन्हीं दलितों का, उन्हीं कमजोर, दलित, वंचित लोगों के का प्रबल शत्रु बन जाता है और उसके पूरे हितों की हत्या करता है। अब मैं आखिरी चरण में हूं और मुझे लगता है कि कंक्लूड करना चाहिए। तो खाली वो सवाल नहीं खड़ा कर रहे, डॉक्टर अंबेडकर सॉल्यूशन भी देते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, क्या करें। स्थितियां जो डॉक्टर अंबेडकर 1943 में कह रहे थे दिल्ली में, आज 2018 है, अगर इनके बात को उठाकर देखें तो आज भी ये शब्द उतना ही प्रासंगिक लगे है जो 1943 में कहे हुए थे। वो कह रहे हैं कि क्या करें, व्हाट इज टू बी डन। उनका कहना है कि एक तो खाली ट्रेड यूनियन बॉडी बना लेने से कोई क्रांति नहीं होने जा रही, तो ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघ की स्थापना को ही अंतिम लक्ष्य मान लेना ये भूल होगी। दूसरा, श्रमिकों को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि उनका उद्देश्य श्रमिकों की सरकार बनाना है, जिसकी पूर्ति के लिए एक राजनीतिक श्रम पार्टी का बनाना जरूरी है। फिर कहते हैं कि सांप्रदायिक और पूंजीवादी
जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उस समय जो रही होंगी, उनसे श्रमिक वर्ग बहुजन लोगों को दूरी बनाना चाहिए। आगे, राष्ट्रवाद के नाम पे जब जब भी हल्ला हो, उससे धोखा खाने से बचना चाहिए। इसलिए जब जब राम मंदिर का बात आए तो आगे मत जाइएगा लाठी लेके। जिनको दिलचस्पी है खुद ही जाके बनावे, जिनको दिलचस्पी है, जिनको वहां का दक्षिणा लेना है, वो जाके बनावे। और जो भी बहुजन लोग हैं उनको वहां से दूर रहना चाहिए। थोड़ा सा दूर नहीं रहेंगे तो डंडा हाथ में पकड़ लेंगे तो पता लगा कि आप ही का नुकसान हो रहा है। इसलिए उससे दूर रहने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये श्रमिक संगठन जो मजदूरों का संगठन है, वही ये आवाज जो राष्ट्रवाद और तमाम धर्मांधता चल रहा है उसके खिलाफ वही सशक्ति से खड़ा हो सकता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि श्रमिकों को ज्ञान पे, ज्ञान, नॉलेज पावर, इस वैज्ञानिक लिटरेचर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक आप सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बाद में फूको और तमाम लोगों ने कहा, वो 1943 में कह रहे हैं। साथियों, मैंने डॉक्टर अंबेडकर के विचार रखे हैं श्रमिक मूवमेंट पे, वर्किंग क्लास पे, क्योंकि आज का विषय था वाम बहुजन वैचारिकी और वैकल्पिक राजनीति की संभावना। इसी संदर्भ में चूंकि अंबेडकर को वर्किंग क्लास के ऊपर क्या उन्होंने कहा था, इस पे चर्चा नहीं होती है। खाली दलित राजनीति और खाली एक जाति का नेता बनाकर और आरक्षण तक उनको सीमित कर दिया जाता है। इसलिए उनके इस व्याख्यान के कुछ शब्द हमने आपके सामने रखे। और मेरा एनालिसिस ये है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ेंगे तो 1936 में वो जाति का उन्मूलन की बात कर रहे थे। लाहौर में गए थे भाषण देने, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, लेकिन उनको भाषण नहीं देने दिया गया था। 1936 में वो जातियों के उन्मूलन की बात कर रहे थे और 1943 में वो श्रमिक क्रांति की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो अपनी पहली पार्टी बनाई वो दलित पार्टी नहीं बनाई, उन्होंने लेबर पार्टी बनाई। इसलिए मैं विशेष रूप से ये कह रहा हूं कि जो वाम की राजनीति कर रहे हैं उन्होंने भी अंबेडकर को ठीक से पढ़ा नहीं है वर्किंग क्लास के इशू पे। अगर शायद ये बात पढ़ लिए रहते, ये भाषण पूरा मैंने संक्षेप में आपके सामने बातें रखी हैं, अगर पढ़ लिए रहते वामपंथी लोग, तो शायद अंबेडकर आज कुछ इस देश के हालात कुछ और होते। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जिस समय डॉक्टर अंबेडकर ये बातें कह रहे थे उस समय ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे और ये बातें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भी जा रही थी, पूंजीवाद और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जा रही थी। आज जरा अपने नेताओं से पूछिए, कैबिनेट मिनिस्टर से पूछिए कि क्या आप आज की तारीख में वैसी कोई बात कह सकते हैं जो आपके सरकार के विरुद्ध जाए? कह सकते हैं क्या? यह सवाल पूछना चाहिए। दूसरी बात, उन तमाम परिवर्तन की राजनीति करने वालों से मेरा आग्रह है कि डॉक्टर अंबेडकर के इस भाषण को जरूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। और वैसे लोगों से भी जो खास तौर पे अंबेडकर पे लगातार अटैक करते रहे, जाति के प्रश्न को लेकर और कास्ट के प्रश्न को लेकर, तो ये वर्ग के प्रश्न को लेकर। साथियों, इस भाषण को अगर आप देखेंगे तो यह भाषण, अगर आप लेनिन की क्या करें किताब से इसकी तुलना कर ले, व्हाट इज टू बी डन, और माओ से तुलना कर ले, तो लगेगा कि जो क्रांति रूस और चाइना में हो रही थी, डॉक्टर उसी क्रांति की बात भारत में कर रहे थे। लेकिन शायद जाति और वर्ग के प्रश्न पे उनको ठीक से न पढ़ा गया न समझा गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं साथियों कि हर समय वैकल्पिक राजनीति की संभावना बनी रहती है। हम लोग अभी बहुत ही त्रासदी के युग से गुजर रहे हैं। पढ़ने के लिए तो पहले स्लेट मिला था, स्लेट छीन लिया, प्लेट पकड़ा दिया, बोला मिड डे मील खाओ, खिचड़ी खाओ। भैया, हमें खिचड़ी नहीं, बढ़िया एजुकेशन चाहिए। जब बहुजन लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किए तो पूरे हायर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं और सरकारी विश्वविद्यालयों को मारा जा रहा है। और हमारे जैसे कुछ लोग जो सवाल उठा रहे हैं, तो रोहित बमुला भी हो रहा है, सहारनपुर भी हो रहा है, ऊना भी हो रहा है,
तमाम घटनाएं घट रही हैं। लक्ष्मण सौरभ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, रोस्टर का रार मचा हुआ है। अभी 2007 में ओबीसी का रिजर्वेशन आया, उनको खटकने लगा, क्योंकि विश्वविद्यालय ही बहुजन वैचारिकी के विमर्श के केंद्र है, और वहीं से ऐसे नौजवान आ रहे हैं जो पूरे फूले अंबेडकर की परंपरा को पढ़ रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उनके माथे में जनेऊ में टन टन चोट मारता है। इसीलिए विश्वविद्यालयों और शिक्षालयों को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। इतनी घटनाएं घटी हैं, जितने दलित पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे हमले हुए हैं, वो सब घटना नहीं है, वो संकेत है। 4 साल में हमने मनुस्मृति का टेरर देखा है, ये भयावह स्थिति है। लेकिन इससे डरने की भी बात नहीं है, बहुत ज्यादा डरने घबराने की बात नहीं है। एक तो अच्छी बात हुई है कि मायावती जी और अखिलेश जी में समझौता हो गया, ये अच्छी बात है। तो अच्छी बात हुई है, लेकिन आने में आप भजन गणेश करने में टाइम खराब करेंगे तो नहीं। ये पन्ना 4 बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं, जरा ले लीजिए, थोड़ा शिक्षा स्वास्थ्य पे भी बात हो जाए, थोड़ा रोजगार पे भी बात हो जाए। विष्णु जी जिनको बनाना है उनको बनाने दीजिए। हमारा 75% जमात जो है अभी कड़ा रहा है, पीड़ा में है, दर्द में है। वो दर्द यकीन मानिए, मैं 5 दिन पढ़ाता हूं यूनिवर्सिटी में, 6 और 7 दिन, शनिचर और इतवार, देश के तमाम भागों में घूम घूम के यही बात कहने जा रहा हूं आपके बीच, यही समझाने जा रहा हूं कि मैं आपको वोट दे ही रहा हूं, मैं आपके लिए प्रचार भी करूंगा, मैं अपने राजनीतिक शत्रु को पहचानता हूं, हमारा जमात भी पहचान रहा है। लेकिन आएंगे तो क्या क्या करेंगे जरा ये भी बता देना है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं। अगर रोहित बमुला, ऊना, सहारनपुर घटना नहीं संकेत है, तो ये भी ध्यान रखे इस देश के हुक्मरान कि 2 अप्रैल भी घटना नहीं संकेत था। 2 अप्रैल घटना व्हाट्सएप पे भारत बंद कर दिए, और उस बंद के लिए इस मुल्क के तमाम दलित, बहुजन, अल्पसंख्यक, न्याय पसंद आवाम को धन्यवाद है। न कोई नेता था, न कोई संगठन था, बोला भारत बंद है। हो गया बंद, आपने भी किया था बंद 10 अगस्त को, तो फेल हो गया। अभी 6 अगस्त को भी बुलाए थे, मैं 3 दिन लगातार टीवी में था, उधर बातचीत में। तो भारत बंद करने वालों से ज्यादा टेलीविजन वाले कर रहे थे भारत बंद। 3 दिन से भारत बंद हो रहा है, भारत बंद हो रहा है। हमने देख लेते हैं भाई, अगर SC/ST एक्ट से इतना परेशानी है, दिक्कत है, आरक्षण से दिक्कत है, मुसलमान से दिक्कत है, तो एक काम करो, आरक्षण विरोधी पार्टी बनाओ, सवर्ण समाज पार्टी। चुनाव मैदान में और सड़क पे तो बात नहीं होगी, संसद में होगी या विधानसभा में होगी। चुनाव मैदान में हो, मैदान में बोले किसको तुम ही सिखला रहे हो, हम लोग बात समझ रहे हैं। हमने पूछा, एक वहां पे कलाकार बैठे हुए थे, बोले बताओ वोट किसको दोगे, तो वोट वही देगा, खाली हम लोग को बड़गला रहा है। हमने हिम्मत है तो सवर्ण समाज पार्टी बनाओ, चुनाव मैदान में लड़ो, तब देखेंगे। दलित, आदिवासी, बहुजन, पिछड़ा, इसको लगा कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, हमें अधिकार नहीं मिला है, तो उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई ना, चाहे सपा बना, बसपा बना, आरजेडी बना, लोकतांत्रिक जनता दल बना, जो भी बना। तो आपको लग रहा है कि आरक्षण से दिक्कत है और SC/ST एक्ट से दिक्कत है, तो आप अपनी पार्टी बना के मैदान में आओ, कौन रोक रहा? संसद में पहुंचो। तो SC/ST एक्ट से दिक्कत नहीं था, उससे प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम उनके माथे में था। वो चाहते हैं उनको फ्री का जो है ना, दलित मारने का, आदिवासी मारने का लाइसेंस मिल जाए। अब तो देखिए, पहले मुसलमान मार रहे थे, मॉब लिंचिंग, आप नहीं पहुंचे, फिर दलित मारा, आप नहीं पहुंचे, अब तो संजय यादव को भी मार रहा है। अगले हफ्ते तो वहीं जा रहा हूं, मोतिहारी, चंपारण में। तो अब तो जिसके इर्द गिर्द राजनीति घूम रही थी, अब तो वो भी सुरक्षित नहीं है भाई साहब। इसलिए सवाल हमें इस समय डीलर नहीं, लीडर की जरूरत है। हमने बहुत देखा डीलर्स, हमें लीडर की जरूरत है। कि मंडल साहब ने जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट सबमिट किया था, तो जात को दिए थे कि जमात को दिए थे? डॉक्टर अंबेडकर ने जब आरक्षण का प्रावधान किया, रिप्रेजेंटेशन का,
तो उसने जात को दिया कि जमात को दिया? जात को देते तो महार को देते खाली, अब मंडल साहब अगर रिजर्वेशन देते तो खाली यादव को देते, लेकिन उन्होंने पिछड़ा मुसलमान भी रखा उसमें। तो हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी है? हमारे जो पूर्वज थे वो तो जात से जमात की ओर लेके जा रहे थे, जमात बना रहे थे, हजारों जातियों को जो है ना 3 खंड में समेट दिया। इस बात को 2018 के इस मोड़ पे ये समझना पड़ेगा कि बहुजन वैचारिकी को जात से जमात की ओर लेकर चलना है। ये तो अकेले रहेंगे तो आप चाहे अपने पूरे शहर में अपना घर कितना भी बुलेट प्रूफ बना लीजिए, जब पूरे शहर में बम गिरेंगे तो आपके घर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए साथियों ज्यादा वक्त नहीं पड़ेगा, नहीं रहेगा। यह है कि संकट के दौर से जरूर गुजर रहे हैं और अंबेडकर, फूले, तमाम ऐसे लोग संकट के दौर से गुजरे होंगे, उनसे ज्यादा संकट के दौर से गुजरे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं आई। उन्होंने लोहा लिया, मोर्चा संभाला, यही बनारस में बगल में कबीर भी थे, रविदास भी थे, सब लोगों ने लोहा लिया, मोर्चा संभाला। आज तो 21वीं सदी अब हम बोल रहे हैं, मोबाइल से मेरा भाई लोग अभी कर रहा है, ईमान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है तो इस देश का संविधान खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खतरे में है। संविधान बचाइए, सब कुछ बचेगा, हिंदू भी बचेगा, मुसलमान भी बचेगा, आपके मौलिक अधिकार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।